हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। प्यारे बच्चों, टारगेट है आज का टारगेट हम रखते हैं केवल 1K लाइक का। जी हाँ, 1000 लाइक करवा ही देंगे। अब कहेंगे सर ये लाइक क्यों मांगते हैं? इससे ये पता चलता है प्यारे बच्चों कि हमारा जो काम है, हम जो मेहनत कर रहे हैं, आपको ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह लेके आ रहे हैं, पूरा किताब का निचोड़ लेके आए हैं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जी हाँ, और गारंटी वाले प्यारे बच्चों प्रश्न हैं इसके लिए। और आपको पता होगा केवल SKM स्टडी एक ऐसा चैनल है जो कि आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, हर एक क्लास के आपको PDF भी फ्री में दे रहा है। और कहाँ पे? आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। तो 12th की तैयारी करना आप सबसे आसान होगा प्यारे बच्चों अपने इस चैनल SKM स्टडी के साथ, ठीक है ना। तो 12th की सभी बच्चों को बोलिए कि वो 12th की तैयारी करें, PDF नोट्स फ्री में ले, टेलीग्राम पर ले और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि वहां पे सारी अपडेट मिलती रही फ्री में। हर चीज आपको फ्री में है, कोई भी पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन हालांकि अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, तो उसके लिए 99 रुपए लगेगा। लेकिन जो एक आप देख रहे हैं ना प्रश्न, ये सब आपको फ्री में दिया जा रहा है। तो अब आप लोग पढ़ेंगे तो सही ना, एक अपने अंदर इंटरेस्ट चाहिए पढ़ने का। जी हाँ, अपने अंदर एक वो ले आए, जैसे हम लोग मूवी भी देखते हैं ना, बहुत मजा आती है, उसी पर पढ़ाई मजा आनी चाहिए, है कि नहीं। तो पढ़ने का एक टिप्स आपको दे दूं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद PDF से पढ़ लेना है, 100% याद हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा याद हो जाएगा। और यह प्यारे बच्चों आपका बोर्ड परीक्षा 2022 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और जरूर से जरूर आएगा, ठीक है ना। और उन्हीं प्रश्नों को मैंने जोड़ा है जो कि बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे अध्याय 9 से लेके 11 तक प्यारे बच्चों प्रश्नों बताएंगे। और यह क्लास 12 फिजिक्स का प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट का, ठीक है ना। फिजिक्स का अध्याय चैप्टर 9 से लेके 11 तक क्या देखेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करें। लाइक कर दीजिएगा प्लीज, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन करेंगे जरूर आप लोग, ठीक है ना। वो चाहे आप डिसलाइक करिए या फिर लाइक करिए, लेकिन करेंगे जरूर, ओके। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, अवतल लेंस की, जो अवतल लेंस होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, बता दीजिए कौन कौन से? एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। तो लेंसों कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया अवतल लेंस के जो प्रथम फोकस होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस के प्यारे बच्चों प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर, कहा? मुख्य अक्ष पर। अब आपको प्यारे बच्चों बता दें, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है, कोई लेंस है, क्या है प्यारे बच्चों? कोई लेंस है। इसके एक प्रकाशीय केंद्र से क्या गई होती? मुख्य अक्ष, यही मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसकी ओर केंद्रित किरणें जो होती हैं अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाती हैं, जिसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और ये जाति प्रतीत यहाँ की आई कहाँ पे? यहाँ पे मान लीजिए यह आपका क्या हो जाएगा? F1। ये समांतर है, लेकिन यहाँ पे देखिए केंद्रित हो रहे हैं किसकी ओर? F1 की ओर। और यही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो ये छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे प्रश्न है ना, ये आपके परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं यार, हर साल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये हर साल पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। कोई भी प्यारे बच्चों प्रश्न होगा वो जेन्युइन तरीके से आपको समझाएंगे। 100% इस बात को प्यारे बच्चों एश्योरिटी आपको देते हैं कि हर एक चीज प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। छोड़ेंगे एक भी नहीं, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि मन लगा के पूरा आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न मेरे प्यारे लाडलो क्या है? किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं? अब देखिएगा, या फिर इसी को आप आवर्धन बोलिए, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? एक और नाम है रेखीय। क्या नाम है? रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता। इसी का और क्या नाम है?
रेखीय आवर्धन क्षमता, आवर्धन या आवर्धन क्षमता या फिर रेखीय आवर्धन क्षमता, और इसका क्या नाम है? आवर्धन क्षमता। केवल और केवल क्या नाम है? आवर्धन क्षमता। तो किसी लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या फिर किसी लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या होती है, यहाँ फार्मूला से समझेंगे ना तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। फार्मूला क्या है? रेखीय आवर्धन क्षमता m। अब ये m क्यों आया इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। ठीक है ना। अब यहां से एक आपका फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। अथवा और इसको क्या लिख सकते हैं? I अपान ओ। I अपान ओ। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। I क्या है? लेंथ ऑफ प्रतिबिंब, यानी कि इमेज जो बन रही है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो I अपान ओ, रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, अर्थात लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, या फिर अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता की प्यारे बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी, नोट कर लीजिए। वैसे भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आपको याद करना है, मन लगा के बस पढ़ना है, और आपको कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, केवल आपको मन लगा के पढ़ना है। वीडियो को पूरा देखना है, पीडीएफ मैं आपको दे ही दूंगा। तो काहे की टेंशन, आपको काहे की टेंशन है किसी चीज की? बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। तो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं, मोनू हो गया घर का नाम, और राम प्रसाद हो गया स्कूल का नाम। ठीक है ना, आप देखती होंगी। जैसे मेरे घर का नाम क्या है? अलग है, और मेरा इंस्टीट्यूट जो मैं पढ़ता हूं वहां का नाम है स्कूल कॉलेज का शिवम, उसी प्रकार है। इसे किससे दिखाते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता को हमेशा और हमेशा एम से। अगर प्रकाश में कहीं एम दिखाई दे प्रकाश से, ठीक है ना, तो वहां पे रेखीय आवर्धन क्षमता है। तो रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे? ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों? आपको इसका आंसर क्या देना होगा? आपको सीधा और सीधा बस इसका एक ही प्यारा सा आंसर देना है। ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, या फिर वह कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। तो इसकी एग्जैक्ट परिभाषा यहां से यहां तक होगी। ठीक है ना। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ फ्री में आप एक्सेस कर पाएंगे इसका टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर। वहां से प्यारे बच्चों इसका पूरा पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक इसका दिया गया है। तो कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है ना। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। यदि दो कला संबद्ध स्रोत हैं तो वहां पे अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप को हम लोग क्या करते हैं? आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, और ऐसे जो स्रोत होते हैं वो किसी युक्ति मतलब ये युक्ति का मतलब क्या है? तो युक्ति का मतलब होता है कि किसी चीज से प्राप्त करना। जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं तो किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, वही क्या कहलाएगी? युक्ति कहलाएगी। तो ऐसे स्रोत किसी युक्ति द्वारा ही एक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने यहाँ पे जोड़ा है। यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्न क्या है?
ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख करो जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। तो ऐसी दो भौतिक घटनाएं कौन कौन सी है प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या करती है, पुष्टि करती है? तो वो है प्यारे बच्चों आपका व्यतिकरण तथा विवर्तन। वो क्या है आपका? व्यतिकरण तथा विवर्तन। यह दो ऐसी भौतिक घटनाएं हैं जो कि तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। किसकी तरंग प्रकृति? प्रकाश, लाइट की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। व्यतिकरण और विवर्तन। नेक्स्ट वाला प्रश्न प्यारे बच्चों इसी से रिलेटेड मैं बताया हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और ये भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए, यानी विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों व्यतिकरण में क्या लिखेंगे? इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। क्या लिखेंगे? इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। ठीक है। अब विवर्तन मेरे प्यारे लाडलो क्या लिख देंगे? इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं। इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रता की होती है। ठीक है ना? और तीव्रता के घटते क्रम में होती है। और कैसे क्रम में होती हैं? यह तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। दे देगा ऑप्शन में कि विवर्तन में जो तीव्रता होती किस क्रम में होती है? तो घटते क्रम में होती है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे? इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती है। इसमें जितने भी फ्रिंजें रहेंगी कैसी रहेंगी? समान चौड़ाई की होती हैं। और इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती। बस इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। इसमें सभी फ्रिंजें प्यारे बच्चों समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होती हैं। क्या लिखेंगे? एक उच्चिष्ट होता है, दूसरा निम्निष्ठ होता है। इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होती हैं। क्या होते प्यारे बच्चों? अंधकारमय होती हैं। और इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये प्यारे बच्चों व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर है। तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या लिखें? सबसे पहला अंतर, इसमें सभी दीप्त फ्रिंज एक समान तीव्रता की होती है। इसमें सभी दीप्त फ्रिंज विभिन्न तीव्रताओं की होती है। इसमें सभी फ्रिंज समान चौड़ाई की होती, इसमें सभी फ्रिंज समान चौड़ाई की नहीं होती। इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, क्लियर है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न प्यारे बच्चों, कार्यफलन की परिभाषा लिखो। यानी जो कार्यफलन होता है उसकी हमें परिभाषा देनी है। या अथवा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? और यह बहुत क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोले तो बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। तो
प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या होती है? बहुत ही आवश्यक होती है। उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन कहलाता है। और इसे प्यारे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे है, इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? सीधा बता देना है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है, यानी कि वर्क फंक्शन कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर क्या होता है? H × C/λ0। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? यानी कि देहली आवृत्ति क्या होती है? तो देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। तो देहली आवृत्ति मेरे प्यारे लाडलो क्या होती है? आपको इसका सीधा सा एक प्यारा सा परिभाषा लिख देना है। देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। ठीक है। इसे किससे दिखाते हैं? तो इसे हम लोग V0 से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाया जाता है? इसे हम लोग V0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V0 से प्रदर्शित करते हैं। ओके। अगला है, इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और यही इसकी क्या होती है? महत्ता होती है। यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात ये होती है कि अगर इससे कोई कम आवृत्ति वाली है, कोई कम आवृत्ति वाली है, तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? यानी कि डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? ओके। तो डेविसन तथा जर्मन विश्लेषण द्वारा यह ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य के मान के समान होता है। ओके। तो डेविसन तथा जर्मन के विश्लेषण द्वारा क्या निकलता है? केवल यही निकलता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है, वह डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन संबद्ध तरंग दैर्ध्य के मान के क्या होता है? समान होता है। अगला यहाँ पे है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसके सभी PDF आप कहाँ डाउनलोड करेंगे? SKM स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम पर प्यारे बच्चों लिंक दिया गया है। फोटान की ऊर्जा तथा संवेग ऊर्जा में संबंध लिखो। यानी कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग ऊर्जा में संबंध लिखना है। तो संवेग ऊर्जा P बराबर क्या हो जाएगा? E/C। संवेग ऊर्जा P बराबर क्या हो जाएगा? संवेग बराबर P बराबर E/C हो जाएगा। ये फोटान की ऊर्जा तथा संवेग ऊर्जा, तो संवेग ऊर्जा P बराबर क्या हो जाएगा? E/C। E क्या है? ऊर्जा है। C बराबर प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे यहाँ पे, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखो। और यह बहुत ही आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको याद होना चाहिए, और यह इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो फिर से बता दे, SKM स्टडी टेलीग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को भी यार सब्सक्राइब करिए। 1000 लाइक का बस टारगेट है, आप लोग पहुंचा ही देंगे। ठीक है ना। चलिए, लैम्डा बराबर H/mv, यह डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है, जहां लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, H क्या है? प्लांक नियतांक है, M क्या है? कण का द्रव्यमान है, और V क्या है? कण का वेग है। ओके। तो यह प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।
फिर मिलेंगे हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में। तैयार रहें। और एक आपको बता दें कि पढ़ने का जो आपके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप सबसे पहले हमारे दिए गए वीडियो को देखिए और फिर पीडीएफ को पढ़ें। उसके बाद देखिए पूरा याद हो जाएगा यार, पूरा याद हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी देता हूँ, आपको पूरा याद हो जाएगा।